हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें करना है रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। इन टुडेज क्लास वी हैव टू डू रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। सो दिस इज तोशी शर्मा हियर एंड यू आर वाचिंग मी इन ओसीसी स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। टॉपिक पहले लिख लेते हैं जैसे कि हम हमेशा करते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स देखने हैं कि फिनॉल्स कितने रिएक्शंस देता है और उससे हमको क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ठीक है ना। टॉपिक क्या है? Phenol, chemical reaction of phenols means phenol will give how many types of reactions और उससे क्या products बनेंगे, ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। फर्स्ट होगा हमारा रिएक्शन विथ जिंक डस्ट। अब अगर रिएक्शन विथ जिंक डस्ट करेंगे तो ये प्रोसेस होगा रिडक्शन का। जिंक फिनॉल का क्या करेगा? रिडक्शन, है ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे इसमें और फॉर्मेशन ऑफ क्या देखेंगे? बेंजीन देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, और उसमें रिएजेंट्स कौन से यूज होंगे, ये तीन चीज आपको याद होनी चाहिए। तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट अगर आप करेंगे तो रिडक्शन होगा किसका? फिनॉल का। फिनॉल का क्या होगा? रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक के प्रेजेंस में रिडक्शन होगा और रिडक्शन के कारण बनेगा बेंजीन। बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फिनॉल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेंजीन। ऑक्सीडेशन, अगर फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेंगे। नॉर्मली फिनॉल ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है जैसे अल्कोहल्स देते हैं, लेकिन फिनॉल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमिक एसिड के साथ, क्रोमिक एसिड के साथ, तो ये आपको देगा डाइकीटोन। डाइकीटोन, अब ये डाइकीटोन क्या होता है? डाइकीटोन होता है बेंजोक्विनोन। तो ये आपका हो गया बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन कीटोन है, ओन लगा हुआ है, सो बेंजोक्विनोन। सो ऑक्सीडेशन करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, फॉर्मेशन होगा डाइकीटोन का, और जिसको हम क्या बोलते हैं? बेंजोक्विनोन बोलते हैं। अब आगे चलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिनॉल क्या देता है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके कोर्स में एनसीईआरटी रख के बैठे क्लास के लिए बैठिएगा। आपके कोर्स में दिया हुआ है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, और दिया हुआ है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन। ठीक है, नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। अच्छा, नाइट्रेशन में भी हम पहले करेंगे डाइल्यूट, डाइल्यूट HNO3 से, और फिर हम करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ऑब्वियसली डिटेल में तो हमको पढ़ना ही है ये सब, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या है। करेक्ट। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ बनेगा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट, नाइट्रोफिनॉल्स बनेंगे। और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करोगे अगर आप रिएक्शन तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप बोलते हैं पिक्रिक एसिड, प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे पिक्रिक एसिड। ठीक है। हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन भी हम करेंगे ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 एज अ सॉल्वेंट। ये लेस पोलर है, और अगर ये नहीं है तो आप CsCl3 भी ले सकते हैं, तो आपको ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं रिएक्शन, अगर आप रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। समझ में आता है?
अब हम चलते हैं कोल्बीज की तरफ। तो कोल्बीज रिएक्शन अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा सैलिसाइलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका? सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देखेंगे वो राइमर टिमान रिएक्शन है, जिसमें आपका प्रोडक्ट होगा सैलिसाइल एल्डिहाइड। सैलिसाइल ठीक से लिख दो, एल्डिहाइड। So this is the screen, as I always say, which we have to work on. ये पूरी स्क्रीन हो गई। तो आपका पहला रिएक्शन होगा रिएक्शन विद फिनॉल डस्ट, फिनॉल विद जिंक डस्ट। सेकेंड हम करेंगे, ये रिडक्शन का प्रोसेस है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है अभी थोड़ी देर रुकिए, वी आर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट। Second reaction is oxidation. Third is electrophilic substitution reaction. Fourth and fifth are naming reactions. So this is third, this is fourth, and this will be the fifth one. Okay? So in today's class, we'll try to complete three reactions: reduction, oxidation, and electrophilic substitution reaction. So for English students, today we are starting reaction of phenols. The first topic will be the reaction of phenol with zinc dust, in which we will do the reduction. The second topic will be the oxidation of phenol, which phenol usually do not undergo oxidation, but in this case with strong oxidizing agent like chromic acid, we'll do the oxidation of phenol and we'll get benzoquinone. ESRs will be of two types in this chapter. One is nitration, one is halogenation. Nitration also will do with dilute HNO3 and concentrated HNO3 in presence of H2SO4. Halogenation we will do with bromination in presence of non-polar solvents or less polar solvents, not non-polar, less polar solvents, and we'll do bromination in presence of water. Products will be different. Then we'll do the naming reactions. Kolbe's reaction, in which the product will be the salicylic acid, and Reimer-Tiemann reaction, in which the product will be the salicylic aldehyde, salicyl aldehyde. Okay, so this is the screen in which you have to work on. ठीक है, आगे चलते हैं। तो पहला रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। सो लिखना शुरू कर दीजिए। पहला रिएक्शन, the first reaction will be reaction of phenol with zinc dust. Dust because the surface area will be more and the reaction will be faster. Process जो रहेगा इसमें वो रहेगा रिडक्शन का। फिनॉल का क्या होगा इसमें? रिडक्शन। ठीक है, अब इसको देखिए कि आपको लेना क्या है। आपको लेना है फिनॉल, ये आपने ले लिया फिनॉल, O and H, this is phenol, correct? And then you are reacting it with zinc dust. अब ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके क्या बना लेगा? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। और जो H है, the H, this H will join here. अब आपको पता है कि बेंजीन में है, in benzene there is a H, correct? There is a H here. So ये H तो है ही, and if the sixth H it will get, आपको क्या मिल जाएगा? बेंजीन मिल जाएगा। फिनॉल से आपको क्या मिल गया? बेंजीन मिल गया। So reaction of phenol with zinc dust is a reduction process. ये एक रिडक्शन का प्रोसेस है जिसमें जिंक, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है? रिडक्शन, है ना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये बोर्ड क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको सीधे सीधे दे देंगे कि फिनॉल एंड रिएक्टिंग विथ जिंक डस्ट।
एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो आपको सिर्फ इसमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। तो प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन। प्रोसेस क्या होगा, रिडक्शन। क्लियर है? तो पहला रिएक्शन हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पे, एंड दैट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। यूजुअली फिनॉल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। फिनॉल वैसे ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में कराएंगे, जैसे कि जोन्स रिएजेंट है, तो ये हो गया आपका फिनॉल, ये है फिनॉल, और आपने रख दिया जोन्स रिएजेंट। अब जोन्स रिएजेंट में क्या, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट में आप Na2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 रखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल वहां पे रहता है। तब ये क्या बनाता है, ये क्या बनाता है, क्रोमिक एसिड H2CrO4, H2CrO4। अच्छा, जैसे ही आपने जोन्स रिएजेंट, जोन्स यहां लिख दो, रिएजेंट्स के प्रेजेंस में फिनॉल को ट्रीट किया, ऑक्सीडेशन होगा और डाई कीटोन बनेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फिनॉल एक ही रिएक्शन देता है ऑक्सीडेशन का, और उसमें भी इन प्रेजेंस ऑफ जोन्स रिएजेंट को क्या बना लेता है, डाई कीटोन। तो आपको क्या करना है, कीटोन मॉलिक्यूल्स, यहां कीटोन बना देना है और यहां पे भी कीटोन बना देना है, और ये आ गया आपका, क्या आ गया, पाई बॉन्ड। ठीक है? सो डाई कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेंजोक्विनॉन, बेंजोक्विनॉन। सो बेंजोक्विनॉन ओन लगा हुआ है यहाँ, करेक्ट। सो ये क्या है, कीटोन। ओन इज द सफिक्स फॉर कीटोन। तो बेंजोक्विनॉन का फॉर्मेशन होगा अगर आप किसके साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ ट्रीट करते हैं, फिनॉल को जोन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं। तो एक नोट्स यहाँ पे डाल लीजिए, हम यहाँ पे एक नोट्स क्या कर लेंगे, डाल लेंगे, वो रहेगा पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल इफ ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बेंजीन, बेंजीन बनेगा और जिंक ऑक्साइड। प्रोसेस किसका रहेगा, रिडक्शन का। We usually repeat 3 to 4 times ताकि during the class only everything will get in your subconscious, और आप इसको आसानी से कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या हो सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। Then we are treating phenol with Jones reagent, जोन्स रिएजेंट। लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था जोन्स रिएजेंट, डिटेल में हमने एक वीडियो डाली है इसकी, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। फिनॉल जब जोन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको डाइकीटोन मिलता है, जिसको आप बेंजोक्विनॉन बोलते हैं, और ये 1 मार्कर बोर्ड क्वेश्चन दोनों ही है। दिस इज 1 मार्कर बोर्ड क्वेश्चन। थर्ड रिएक्शन, टॉपिक डालिए, थर्ड, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। एनसीईआरटी में एरोमेटिक, बिकॉज बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व्ड हियर, सो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे नाइट्रेशन का। क्या लेंगे बेटा, नाइट्रेशन का। अब नाइट्रेशन में आप सबको पता है कि हम रिएजेंट जो यूज करते हैं नाइट्रेशन में, वो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ठीक है ना, एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक से लिख देते हैं SO4। और ये रिएजेंट आपको इलेक्ट्रोफाइल देता है, विच इज नाइट्रोनियम आयन, NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन, करेक्ट। ये आपको क्या देता है, नाइट्रोनियम आयन देता है। ठीक है, ये हमने हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स में पढ़ चुका है कि हाउ द इलेक्ट्रोफाइल्स आर फॉर्म्ड,
ये आपके लिए क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। समझ में आता है? ये नेचुरल और कॉमन प्रोसेस है किसका, नाइट्रेशन का। ये कॉमन प्रोसेस है नाइट्रेशन का। इस केस में, इन दिस केस, इन विच केस विथ फिनॉल, फिनॉल के साथ हम नाइट्रेशन दो तरीके से करेंगे। एक हम करेंगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H2SO4 रहेगा क्योंकि आपको क्या चाहिए, H2SO4 इसलिए रहेगा क्योंकि आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, NO2 पॉजिटिव चाहिए, करेक्ट। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे, और डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। अगर आप ये रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, है ना। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यानी all the ortho and para positions will be substituted by electrophile। उसको हम अभी देख लेते हैं। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अच्छा, ये भी एक बोर्ड क्वेश्चन है, गिव द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड। ठीक है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन आपसे पूछ लिया जाता है, या उसका आईपैक नेम भी पूछ लेते हैं। तो नाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोसेस हम लेंगे नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। टॉपिक डालिए, नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। टेम्परेचर 273 केल्विन रहेगा, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, करेक्ट। और हम क्या यूज कर रहे हैं, डाइल्यूट HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। और जो इलेक्ट्रोफाइल हमको मिल रहा है इसमें, वो है नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, है ना। तो जिसको ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल बनते कैसे हैं, प्लीज हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में वो हमने पूरा कवर किया है कि हाउ द इलेक्ट्रोफाइल्स आर फॉर्म्ड। अदरवाइज हम आई बटन में भी लगा देंगे आपके लिए, सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन कंटिन्यू विद दिस कॉन्सेप्ट और टॉपिक। सबसे पहले लीजिए आप फिनॉल। हम क्या लेंगे बेटा, फिनॉल। तो ये हो गया हमारा फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल का रिएक्शन हमको कराना है डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोला, डाइल्यूट HNO3 एंड इन एसिडिक मीडियम, सो H2SO4 यहाँ पे रहेगा। अच्छा, अब ये जो डाइल्यूट HNO3 है, H2SO4 है, और ये जो 273 केल्विन का टेम्परेचर है, डाइल्यूट HNO3 और H2SO4 आपको देते हैं इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो फिनॉल में ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, प्लस आर इफेक्ट देगा, प्लस आर इफेक्ट देगा, एंड प्लस आर इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will increase in ortho and para direction, ortho and para direction। पढ़ चुके हैं, करेक्ट है ना। एक रिवीजन क्विक कर ले। तो ये जो फिनॉल है आपका, फिनॉल में जो ऑक्सीजन है बेटा, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, करेक्ट। ये हो गया आपका बेंजीन, ये है आपका फिनॉल, और ये है हाइड्रोजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है अपने लोन पेयर इसमें डाल के, और कार्बन के, ये वाले कार्बन की वैलेंसी 5 होने लगती है, तो पाई इधर शिफ्ट हो जाता है। स्टेप 1, स्टेप 2, ठीक है। तो पहला प्रोडक्ट जो आपके पास, सॉरी नॉट प्रोडक्ट, पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनता है, दैट इज क्या बनता है आपके पास, यहां पे नेगेटिव, इन बॉन्ड में कोई असर नहीं आया, एंड हियर
oxygen, lone pair, hydrogen and oxygen is positive. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे इंक्रीज हो गई है? ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज हो गई है ना? पोजीशंस तो आपको पता है, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये है ऑर्थो, ये है मेटा और ये है पैरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में इंक्रीज हुई है? ऑर्थो पोजीशन पे इंक्रीज हुई है। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है, नेगेटिव मीन्स लोन पेयर, करेक्ट, वो यहां इमीडिएट कार्बन पे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब सेकेंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा इसका, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे इंक्रीज दिखेगी? पैरा पे इंक्रीज दिखेगी। एम आई करेक्ट? इसने यहां बॉन्ड बनाया ये वाला, ठीक है, और यहां पे आ गया नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे बढ़ गई? पैरा पे बढ़ गई। अब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहां बॉन्ड बनाएगा इमीडिएट कार्बन पे और ये पाई यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका बन रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैज अगेन इंक्रीज्ड इन पैरा ऑर्थो पोजीशन, इंक्रीज्ड इन ऑर्थो पोजीशन। ये पॉजिटिव और ये H, ये हम कर चुके हैं। therefore I am very much slow down क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं और अब 11th में भी किया हमने, करेक्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने बहुत इसके क्वेश्चंस किए हैं। अच्छा, लास्ट में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और ये वापस शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? वापस फिनॉल मिल जाएगा। सो दिस आर द रेजोनेंस, दिस इज हाउ फिनॉल अंडरगो रेजोनेंस। इस तरीके से फिनॉल रेजोनेंस शो करता है। हमको फोकस करना है इस थ्री, यू हैव टू फोकस ऑन दिस थ्री स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज इन ऑर्थो, हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी increased in para, here last में electron density increased in ortho again। अब आप बोलो कि अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल इनके सामने रखते हो तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट? हैविंग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोफाइल, फिलस मीन्स लव, एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किधर दौड़ेगा? ये ऑर्थो की तरफ, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोफाइल रखेंगे तो ये किधर जाएगा? पैरा की तरफ। सो हम क्या बोलते हैं कि फिनॉल, ऐसे लिख लीजिए, इन फिनॉल ऑक्सीजन गिव्स प्लस आर इफेक्ट एंड इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग towards electrophilic substitution reaction। फिनॉल में जब जब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे आपको ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो NO2 पॉजिटिव है वो कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो में जाएगा या पैरा में। तो आपको दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। The first product you will get here is ortho substituted product। ये है आपका OH, ये आपका ऑर्थो है ना। ये NO2 मैंने यहां ऐड कर दिया, NO2 हमने यहां पे ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। सेकेंड प्रोडक्ट जो हमको यहां मिलेगा वो होगा पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। तो ये हो गया OH यहां पे और ये हो गया आपका NO2, तो ये आपका पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। So two products you will get here, ortho substituted phenol and para substituted phenol।
अब इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं कि जिनको अभी भी डाउट है कि मैडम NO2 ऐड कैसे हुआ, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फिनॉल, ये आपका क्या हो गया, फिनॉल OH, करेक्ट। अच्छा, NO2 पॉजिटिव जब यहाँ पे आएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो पाई है ये इसकी हेल्प करेगा, ठीक है। ये पाई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। आपने ये क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है, हम सिर्फ एक क्विक रिवीजन आपको दे रहे हैं। ये एरिनियम आयन बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा बेटा, एरिनियम आयन। और ये NO2 को क्या कर लेगा, पाई बोलेगा कि आई विल गिव यू द इलेक्ट्रॉन्स टू सिट इन द बेंजीन रिंग। तो ये पाई आपको फील हो रहा है, यहाँ आ गया है। तो इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो देयर इज अ पॉजिटिव हियर। अब इस पॉजिटिव को, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो इस पॉजिटिव को कौन ओवरकम करेगा, हाइड्रोजन। आप यहां भूल नहीं सकते कि हर जगह इन बेंजीन देयर इज अ हाइड्रोजन, एवरी कार्बन हैज अ हाइड्रोजन, करेक्ट। तो ये जो हाइड्रोजन है इट विल रिलीज बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, यहां शिफ्ट हो जाएंगे और आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन मिलेगा। ये हो गया OH, ठीक है, यहां हो गया NO2 और ये H पॉजिटिव आपका रिलीज हो जाएगा। So what you have got here is ortho nitrophenol. आपको क्या मिला है, ortho nitrophenol. And like this only what you will get, para nitrophenol. ऐसे ही आपको क्या मिलेगा, para nitrophenol. So this is para nitrophenol. अब NCERT में लिखा हुआ है कि para is a major product and ortho is a minor product. तो इस पे भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये क्यों आपका माइनर प्रोडक्ट है, थोड़ा देखिए। ये है O नेगेटिव, ये है डबल बॉन्ड O, करेक्ट। तो ये आपका हो गया NO2। यहां दो ग्रुप्स आसपास हैं, वन आफ्टर अनदर, सो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट। दे विल रिपल्स ईच अदर। ये क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। सो पहली चीज लिखिए, रिपल्शन, रिपल्शन विल बी हाई। अगर रिपल्शन हाई है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं है, हेंस स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी विल बी लो, ठीक है। क्राउड ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है यहाँ पे, तो स्टैटिक हिंड्रेंस विल बी हाई। एंड सबको पता है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्स ऑफ स्टैटिक हिंड्रेंस। अगर स्टैटिक हिंड्रेंस हाई है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही OH और NO2 पास पास है वन आफ्टर अनदर, तो वो एक दूसरे को क्या, क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक हिंड्रेंस वहां बढ़ गया, क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। तो क्या वो स्टेबल है, नहीं। तो स्टेबल नहीं है तो वो कैसे प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट्स है। ये कुछ ऐसा है कि दो बदमाश बच्चे, दे आर सिटिंग वन आफ्टर अनदर and they are fighting with each other, no one is stable, करेक्ट। तो यहां पे क्या हो गया कि दे आर रिपल्सिंग ईच अदर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी, तो दे रिपल्स, एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन स्टैटिक हिंड्रेंस तो हाई है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। स्टैटिक हिंड्रेंस मीन्स क्राउडीनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्राउड वहां पे ज्यादा है, क्लियर है। इसको मेजर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपल्स उतना नहीं कर सकते जितना ये कर रहा है। यहां पे हम बोलेंगे स्टैटिक हिंड्रेंस इज लो, मतलब रिपल्शन रिपल्शन इज लो।
एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं हो रही है, शांति से अपनी अपनी जगह बैठे हैं, तो स्टेबिलिटी विल बी हाई। सिमेट्रिकल भी दिख रहा है, करेक्ट, सिमेट्रिकल है ये। स्टेरिक हिंड्रेंस विल बी लो, सो स्टेबिलिटी विल बी हाई। तो क्वेश्चन ये जरूर आता है एनसीईआरटी से, तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, अब दो प्रोडक्ट्स बने हैं। कैसे प्रोडक्ट्स बने हैं? दो प्रोडक्ट्स बने हैं, तो वो दोनों प्रोडक्ट को सेपरेट कैसे करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू सेपरेट द टू प्रोडक्ट्स? सो लेट्स राइट द रिएक्शन अगेन। तो आपका रिएक्शन क्या था कि आपने लिया था फिनॉल, है ना, फिनॉल को आपने ट्रीट किया था डाइल्यूट, याद रखिएगा पानी ज्यादा है, HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, है ना। तो ये क्या दिया था? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, करेक्ट। इसने आपको क्या दिया था? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, है ना। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अगेन अ बोर्ड क्वेश्चन, हम ये समझ लो एक ही बीकर में बना है, ठीक है ना। दिस इज फॉर्म्ड इन वन बीकर, आपके सामने ये एक बीकर में बना है, तो दिस इज फॉर्म्ड इन वन बीकर। तो आप क्या करेंगे? इसको सेपरेट करना है, हमको इसको क्या करना है? सेपरेट करना है। सो क्वेश्चन यहीं से आता है कि अगर ये दो प्रोडक्ट्स बने हैं एंड इफ यू वांट टू सेपरेट इट, तो हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं? हाउ वी कैन सेपरेट द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल फ्रॉम पैरा नाइट्रोफिनॉल? सो सेपरेशन जो हम करेंगे वो करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन से। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और ये होता है डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से। कैसे होगा स्टीम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट से। कॉन्सेप्ट समझना शुरू करिए। आपके पास बीकर है और आपके पास है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल और पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। एक नहीं है, 1 मोल है। तो आपके पास बहुत सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है, यहाँ पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड है। अब इनको अलग करना है, ऑर्थो को पैरा से अलग करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, ये मेजर है, हमको ये चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे? इसका करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। अब इसको थोड़ा और समझिए। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये देखिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ये OH, ये N, ये O और ये डबल बॉन्ड O। इसलिए मैं NO2 को हमेशा बनाते आ रही थी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बनेगा, ये O है और ये H है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, है ना। अब ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल है, करेक्ट। ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? विद इन द मॉलिक्यूल। सो दिस इज नोन एज विद इन द मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं हम क्या? इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक और बना लेते हैं, चलिए एक और बना लिया। क्यों बनाया अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये OH और ये N, ये O और इनके बीच में बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड O। तो ये दो ऑर्थो हैं। अब ये यूनिट 1 और यूनिट 2 दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर, दे आर नॉट कनेक्टेड विथ ईच अदर। अब हम बनाते हैं पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अब पैरा अगर हम बनाएंगे तो पैरा के लिए हमको बॉन्ड्स देखते हैं कैसे बनेंगे। ये है पैरा सब्स्टिट्यूटेड,
तो ये आपका हो गया OH, OH, ये आपका हो गया N, ये डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक है, जो दूसरा बनाएंगे आप पैरा सब्स्टिट्यूटेड, उसमें आप H को सामने रखिएगा, H O, ये हो गया आपका, और ठीक है, और यहां पे मैं लिख देती हूं NO2। अब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, यहां पे इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स बना है, करेक्ट। जबकि ऑर्थो में विद इन द मॉलिक्यूल बना था, पैरा में बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स बना है। क्लियर होता है। अब हम इसका करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। तो आप बोलो कि जैसे मैं इसको हीट दे देती हूँ, अभी देखिए आपके सामने ये है हमारा। अब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो ये आप समझिए कि ये पूरा एक बीकर है, ये क्या है, एक बीकर है, ठीक है। अब आप इसको हीट कर रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, इसको आप हीट कर रहे हैं। तो किसको कम हीट लगेगी एंड हु विल वेपराइज फर्स्ट? तो सबसे पहले वेपराइज होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। क्यों? क्योंकि उसमें है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, दो मॉलिक्यूल के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो उसको आपने हीट दी और वो क्या हो गया, वेपर में चेंज हो गया। अब इधर देखिए, इसमें हीट ज्यादा लगेगी, किसमें, पैरा सब्स्टिट्यूटेड में। क्यों हीट ज्यादा लगेगी? क्योंकि पहले तो आपको ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, हीट पहले इस बॉन्ड को ब्रेक करेगी और फिर उसके बाद क्या करेगी, इसको वेपर्स में चेंज करेगी, वेपर्स में चेंज करेगी। तो अगर वेपर्स हम देखें तो सबसे पहले किसके बने, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो, नाइट्रोफिनॉल के, है ना। यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम, कम हीट दिया और वो वेपर्स में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या करना है, वो तो एक ही मॉलिक्यूल हो गया, वो सीधे वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद पैरा सब्स्टिट्यूटेड अगर आप देखें, नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, तो उसमें हीट ज्यादा लगी, हीट ज्यादा लगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या था, हाई था, और उसके बाद वो वेपर्स में चेंज हुआ, है ना। तो आउटकम क्या आता है कि वी कैन सेपरेट द मिक्सचर बेस्ड ऑन, स्टीम डिस्टिलेशन से तो करेंगे, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आता है। सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल स्टीम वॉलेटाइल हो जाएगा ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस इज स्टीम वॉलेटाइल, वॉलेटाइल यानी भाप बन के उड़ जाना, स्टीम वॉलेटाइल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। और पैरा में दो मॉलिक्यूल आपस में क्या करे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो पहले उनको हीट चाहिए ये तोड़ने के लिए, और फिर वो क्या होंगे, वेपराइज होंगे, तो उनको ज्यादा टाइम लगेगा। तो जब भी हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कलेक्शन किसका कर लेते हैं, ऑर्थो का, ठीक है। अब कुछ बुक्स में ये पोर्शन कुछ ऐसा दिया हुआ है, मैं वो भी बना देती हूँ कि यहां पे आपका है ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और उसमें ऐसा कलेक्शन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि स्टीम डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा कलेक्शन के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है बुनसन बर्नर, और यहाँ लगी हुई है ट्राइपॉड, ठीक है ना। अब क्या होगा
कि सबसे पहले स्टीम डिस्टिलेशन, जब जैसे आप हीट दोगे, ऑर्थो पहले क्या करेगा, वेपर बन जाएगा, और यहाँ कंडेंसेशन, यहाँ कंडेंस होने के लिए लगा दिया है, ठीक है। तो वेपर्स ठंडे होते जाएंगे और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यहाँ कलेक्ट कर लीजिए। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप कलेक्ट कर लेंगे, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। और पैरा यहीं रह जाएगा, क्योंकि पैरा के वेपर्स आएंगे तो फिर मिक्सचर बन जाएगा, तो उससे पहले स्टॉप हो जाइएगा। तो जैसे ही ऑर्थो का कलेक्शन यहाँ हुआ, पैरा को टाइम लगता है, तो पैरा विल बी हियर एंड ऑर्थो विल बी कलेक्टेड इन द नेक्स्ट कंटेनर। सो दिस इज हाउ, ये है वेपर्स ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। यहाँ एक कंडेंसर लगा हुआ है जिससे ये ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। वेपर्स क्या हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे और लिक्विड यहाँ कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कलेक्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल सेपरेट, वी सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 2 मार्कर क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स, अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं, किसका, इफ वी आर डूइंग रिएक्शन विथ फिनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, तो नाइट्रेशन फिर कर रहे हैं, लेकिन इस बार किससे कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या देता है आपको, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करेंगे तो आप देखेंगे कि यू विल गेट NO2 इन बोथ द ऑर्थो पोजिशंस। NO2 आपको यहां भी मिलेगा, NO2 आपको यहां भी मिलेगा, ठीक है। NO2 आपको यहां पे भी मिला और NO2 आपको यहां पे भी मिलेगा। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, क्योंकि आपने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी HNO3 की, तो NO2 का प्रोडक्शन, NO2 पॉजिटिव बढ़ गए, तो ऑल द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस विल बी गेटिंग सब्स्टिट्यूटेड। सारे ऑर्थो और पैरा को क्या कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इसका नाम है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। अब इसको अगर हम आईपैक दें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 2, 4, 6, 2 में नाइट्रो, 4 में नाइट्रो, 6 में नाइट्रो, 2, 4, 6, 3 नाइट्रो, सो ट्राई नाइट्रो। अब बचा क्या, फिनॉल, बचा क्या है आपके सामने, फिनॉल। So what is the IPAC of picric acid? 2, 4, 6 trinitrophenol. Next topic डालिए, halogenation of phenol. Halogenation of phenol भी हम करेंगे। पहला जो हम करेंगे वो करेंगे हम ब्रोमीन with CS2 as a solvent और CSCl3 as a solvent। अब ये क्या होते हैं, लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। टेम्परेचर भी यहां पे लो रहेगा, टेम्परेचर कैसा रहेगा, लो रहेगा। अब अगर 273 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी लो है और सॉल्वेंट भी आपने लो पोलैरिटी लिया है, तो यहां पे जरूर क्वेश्चन बनेंगे, यहां पे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। एसर्शन के बनेंगे, रीजनिंग के बनेंगे, वो हम ले लेंगे। हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल हम करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ में। अब सॉल्वेंट हमने क्या ले लिया,
वाटर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर के साथ भी हम ट्रीटमेंट करेंगे, और ब्रोमीन वाटर के साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट क्या रहेंगे? इसमें रहेंगे ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड, और इसमें रहेंगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा हैलोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। तो जैसे ही आपने फिनॉल लिया, ये है आपका फिनॉल, और आपने लिया लो पोलैरिटी सॉल्वेंट। आपने क्या ले लिया? लो पोलैरिटी। जैसे ही आपको ये दिखे CS2 या CSCl3, तो ये लो पोलैरिटी सॉल्वेंट्स हैं, और आपको यहां पे दिखेगा ब्रोमिनेशन। सो ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट, तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। तो OH यहाँ है, मैंने बता चुका है फिनॉल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। Br2 क्या देगा? Br प्लस, विच इज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो Br कहां जुड़ेगा? ऑर्थो में, और Br कहां जाएगा? पैरा में, बिकॉज फिनॉल इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो Br जाएगा यहां पे। क्लियर होता है? अब दो प्रोडक्ट्स यहां पे बने हैं, एक तो है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक है पैरा सब्स्टिट्यूटेड, है ना। पैरा ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। अब आप एक चीज याद करिए, जब आप बेंजीन का हैलोजिनेशन कर रहे थे, जब आप बेंजीन का हैलोजिनेशन कर रहे थे, तो आपने यूज किया था AlCl3 और FeCl3, और ब्रोमिनेशन कर रहे होंगे तो FeBr3। आपने लुईस एसिड यूज किया था? हाँ किया था। लेकिन जब आप फिनॉल का हैलोजिनेशन कर रहे हैं, अगर आप फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, तो आप FeBr3 एज अ लुईस एसिड क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? Why? When you're using फिनॉल का जब आप ब्रोमिनेशन यूज कर रहे हैं, तो FeBr3 आप क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? और यहीं से बोर्ड क्वेश्चन आ गया, बोर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम यही लेंगे, और इसके लिए हम NCERT से आपके पास एक क्लिप लगा देते हैं। ठीक है, अब ये आपके सामने स्क्रीन लगी हुई है, और इसमें ये वाला पार्ट एक क्वेश्चन पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि यूजुअल हैलोजिनेशन अगर आप करते हैं, अगर आप बेंजीन का हैलोजिनेशन कर रहे हैं, है ना, अगर आप बेंजीन का हैलोजिनेशन आप यहाँ पे कर रहे हैं, सो आप क्या यूज करते हैं? जैसे मैंने किया ब्रोमिनेशन, तो हम क्या यूज करते थे बेटा? FeBr3 एज अ लुईस एसिड। FeBr3 का काम क्या था? ये जो ब्रोमीन है, FeBr3 उसमें हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराता था, Br नेगेटिव को गेन कर लेता था, और यहां से हमको मिल जाता था ब्रोमोनियम आयन विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, और ये क्या बन जाता था? FeBr4, और ये नेगेटिव, ये लुईस एसिड था क्योंकि, करेक्ट? याद आ रहा है, मैंने आपको AlCl3 से पढ़ाया था, अब FeBr3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लुईस एसिड है बिकॉज ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो FeBr3 क्या करता था? यहाँ हेट्रोलिटिक फ्यूजन कराता था ब्रोमीन में, Br नेगेटिव वहां से निकलता था, ये Br नेगेटिव को एक्सेप्ट करता था, और FeBr4 नेगेटिव बना लेता था। इससे हमको क्या मिल जाता था? इलेक्ट्रोफाइल मिल जाता था। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि अगर हम हैलोजिनेशन ऐसे करते हैं, नॉर्मल हैलोजिनेशन हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी क्लियर किया है। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि इसमें हमने CS2 क्यों यूज कर लिया? हमने इसमें फिनॉल में CS2 जो कि लेस पोलर है,
उसको क्यों यूज किया? सो आंसर है, काम क्या करना है इसको? लुईस एसिड का काम क्या था? पोलराइजेशन। अब यहां से टॉपिक शुरू हो रहा है, आप यहीं पे अटकोगे। पोलराइजेस। FeBr3 का काम क्या था? पोलराइजेशन। इसमें पोल्स क्रिएट कर देता था। हेट्रोलाइटिक फिजन किया है ना? यहां पे क्या फिजन हुआ था? हेट्रोलाइटिक फिजन। हेट्रोलाइटिक फिजन। और यहां से क्या हो गया? Br नेगेटिव और Br पॉजिटिव आउट हो गए, पोल्स क्रिएट हो गए। ये काम फिनॉल खुद कर लेता है। पोलराइजेशन यानी Br पॉजिटिव को निकालने का काम फिनॉल खुद कर लेता है। अब आप मेरे से पूछोगे कैसे? तो इसको देखते हैं कि यूजुअली जैसे ये है आपका फिनॉल। अब मैंने एसिड में पढ़ाया था कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? फिनॉक्साइड आयन, करेक्ट? तो ये क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा और H पॉजिटिव रिलीज कर देगा और ये हो गया आपका फिनॉक्साइड आयन। ये मैं बना देती हूं फिनॉक्साइड आयन। नेगेटिव, करेक्ट? पेयर ले लिया इसने तो नेगेटिव या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। तो अब कोई भी एक आप ले लीजिए, मैं ठीक से लिख देती हूँ, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने लिए, दिस एंड दिस, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप क्या करोगे? जैसे ही इसके सामने ब्रोमीन रखोगे, आपने Br2 के साथ इसका रिएक्शन कराया है, करेक्ट? मैं इसको या Br2 के साथ आपने इसका रिएक्शन कराया है। अब ये क्या करेगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये लोन पेयर बेंजीन में फेंकेगा और बेंजीन क्या हो जाएगा? आउट। बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर। लोन पेयर ये इसमें डालेगा और बेंजीन का पाई क्या हो जाएगा? बाहर, है ना? अब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है। कैसा दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहां ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन, और पेयर इसने यहां डाल दिया है अपना, इधर और इधर। तो एक पॉजिटिव आएगा क्योंकि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज विद कार्बन, ये वाला। अब ये जो पाई है ये बाहर आ गया है ना? तो ये जो पाई जब बाहर आएगा तो ये इस ब्रोमीन को क्या करेगा? इनवाइट करेगा, और दूसरा ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? बाहर हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द ब्रोमीन को एज अ Br पॉजिटिव क्या कर लेता है? इनवाइट कर लेता है। तो यहां पोलराइजेशन का काम किसने कर लिया? फिनॉक्साइड आयन ने खुद ही कर लिया। अब इसको पढ़ो। In case of phenol, the polarization of bromine molecule takes place even in absence of Lewis acid. It is due to highly activating effect of OH group. तो बेंजीन में जो फिनॉल में जो फिनॉक्साइड आयन है वो पोलराइजेशन का काम खुद ही कर लेता है, और यही इसका मैकेनिज्म भी होता है। क्लियर है? यही इसका क्या होगा? मैकेनिज्म भी होगा। इसको एक बार और कर लेते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या होगा? आपके पास बनेगा फिनॉल होगा आपके पास, है ना? ये हो गया आपका फिनॉल। अच्छा, जो फिनॉल है वो क्या करेगा? H पॉजिटिव को क्या करेगा? रिलीज करेगा। H पॉजिटिव को उसने रिलीज कर दिया और बना लिया फिनॉक्साइड आयन। ये आपके सामने बन के रेडी है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, 1 मिनट। दिस एंड नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैं पेयर ही डाल देती हूं। ये आ गया आपका पेयर। ये फिनॉक्साइड आयन बन के रेडी। अब इसमें जब आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ये क्या करेगा? स्टेप 1, ये प्लस आर इफेक्ट देगा। कार्बन की वैलेंसी होगी 5, ये पाई आएगा बाहर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ेगी और ऑर्थो पोजीशन पे, और ये इस ब्रोमीन को इनवाइट करेगा एज अ Br पॉजिटिव। इस ब्रोमीन को कैसे इनवाइट करेगा? एज अ Br पॉजिटिव।
तो यहाँ पे होगा हेट्रोलिटिक फिजन, ये हो गया स्टेप 3 और Br नेगेटिव हो जाएगा आउट। अब यही काम तो कौन कर रहा था, FeBr3। तो फिनॉक्साइड आयन को पोलराइजेशन के लिए लुईस एसिड की जरूरत ही नहीं, वो खुद ही पोलराइजेशन, यहाँ क्या हो रहा है, पोलराइजेशन, वो खुद ही पोलराइजेशन का काम कर ले रहा है। तो ये क्या बना लेगा, ये हो गया, ठीक है, ये पाई बाहर, उसने Br पॉजिटिव को इनवाइट किया तो Br यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन ये इधर और इस पे ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, क्योंकि इसने अपने पाई यहाँ डाले थे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाले थे, तो ये क्या बन गया यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इस पॉजिटिव को ओवरकम करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अब सबसे पहले तो ये सोचो कि वो पॉजिटिव छोड़ो, सबसे पहले यहाँ का कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे जो H है वो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डाल देगा, ठीक है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बनेगा स्ट्रक्चर, ये हो गया, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्लियर हो गया, और ये ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर खींचे, ये 1 ये 2, तो ये क्या हो गया O नेगेटिव, ये वापस क्या हो गया O नेगेटिव। अब बस आपको क्या करना है, H2SO4 है, H पॉजिटिव दे रहा है, तो H पॉजिटिव ही चाहिए उसको, तो ये क्या बन जाएगा आपका ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। अब आप बोलो पोलराइजेशन के लिए फिनॉल को लुईस एसिड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो प्लस आर इफेक्ट देगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर देगा ब्रोमीन मॉलिक्यूल पे, Br पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, Br नेगेटिव वहां से रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट सेज इन एनसीईआरटी कि फॉर फिनॉल पोलराइजेशन इज डन बाय द एक्चुअली फिनॉक्साइड आयन इटसेल्फ, तो उसको लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती है, क्लियर होता है। आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है फिनॉल का ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो फिनॉल बनाते हैं, ठीक है, अब इसका प्रेजेंस है ब्रोमीन वाटर का, Br3Br2 लेना है आपको यहाँ, ठीक है। अब ये जब ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो जैसे ही ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होता है, मैं यहां लिख दूं ब्रोमीन वाटर, अब वाटर दैट मीन्स पोलैरिटी आ गई, करेक्ट। सो अब क्या होगा कि द Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जो प्रोड्यूस हुआ है वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना लेगा, ये है आपका फिनॉल, ब्रोमीन ऑर्थो पे, ब्रोमीन पैरा पे, और ब्रोमीन फिर अगेन कहा ऑर्थो पे, all the positions will get substituted। अब ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 2 4 6 ट्राइब्रोमो फिनॉल। So when bromine water is reacted with phenol, तो आपको व्हाइट पीपीटी आएगी, और व्हाइट पीपीटी इंडिकेशन है किसका, कि ट्राइब्रोमो और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CS2 ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। सो दिस इज हाउ वी हैव टू हैंडल दिस 3 टॉपिक्स। अगले क्लास में हम लेंगे कॉल्बिस रिएक्शन, और उसके बाद हम लेंगे राइमर टीमान रिएक्शन सेपरेटली। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।